कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे मगर बहुत खूबसूरत गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटी मोटी दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था, जो कि अपने एक छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी बेचा करता था। किशोर का चिकन पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट रहने के कारण लोग दूर दूर से आकर किशोर के ठेले पर चिकन पकौड़ी खाया करते थे, जिससे किशोर का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और उसका मुनाफा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। और किशोर बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चा इंसान था। इस वजह से लोग भी किशोर के ठेले पर आना पसंद करते थे। आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी खाओ और घर जाकर किशोर के ही गुण गाओ और पूरे गांव में किशोर के चिकन पकौड़ी का नाम फैलाओ। आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी खाओ। अरे वाह किशोर भाई, जितना अच्छा तुम डायलॉग मारते हो उससे भी अच्छा तो तुम चिकन पकौड़ी बनाते हो। सच में तुम्हारे हाथों का चिकन पकौड़ी खाकर तो मजा ही आ जाता है। अगर रोज सुबह सुबह हम लोग तुम्हारा चिकन पकौड़ी नहीं खाते तो दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। तुमने इतना अच्छा चिकन पकौड़ी कहाँ से बनाना सीखा? अरे ये तो हमारा खानदानी काम है भाई। पहले हमारे दादा चिकन पकौड़ी बेचते थे, फिर मेरे पापा चिकन पकौड़ी बेचने लगे और अब मैं चिकन पकौड़ी बेचता हूँ। इसी वजह से मुझे मसालों की पूरी जानकारी हो गई है कि चिकन को कितनी देर तेल में तलना चाहिए, कितनी मिर्च और कितनी नमक डालेंगे और चिकन को कितनी देर तक पकाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। इसी वजह से ही मेरा चिकन पकौड़ी इतना स्वादिष्ट बनता है। हाँ किशोर भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारा चिकन पकौड़ी खाकर हमारा पेट भर जाता है लेकिन हमारा मन नहीं भरता। तुम एक काम करो, मुझे एक और प्लेट चिकन पकौड़ी दे दो। हाँ भाई देता हूँ, बस तुम 2 मिनट रुको। गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी बस तैयार ही हो रहे हैं। आज मैं तुमको स्पेशल चिकन पकौड़ी खिलाता हूँ। इतना सुनते ही किशोर गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी बनाकर सारे लोगों को खाने के लिए दे देता है। और ऐसे ही किशोर का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और सारे लोग दूर दूर से आकर किशोर के ठेले पर उलुक का चिकन पकौड़ी खा रहे थे। लेकिन किशोर को पता नहीं था कि उसका ठेला बस कुछ दिन ही चलने वाला था, क्योंकि गांव की दूसरे तरफ बिहारी नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने एक छोटे खेत पर खेती किया करता था, लेकिन बिहारी को अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना था और बिहारी बहुत ईमानदार और बहुत शरीफ इंसान था। आखिर कब तक मैं ये छोटे मोटे से खेत पर खेती करता रहूंगा? और इस खेत पर मैं 2 महीनों से खेती कर रहा हूं लेकिन ये खेत पर फसल उगने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना कोई धंधा शुरू करना ही होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा चिकन तंदूरी बनाना आता है। मैं एक काम करता हूँ, कल ही दूसरे वाले गांव में जाता हूँ और वहां जाकर अपना एक चिकन तंदूरी का ढाबा खोल देता हूँ। लेकिन ढाबा खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है। छोड़ो, पहले दूसरे वाले गांव में जाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होगा। इतना कहते ही बिहारी वहां से चले जाता है और दूसरे ही दिन बिहारी दूसरे वाले गांव में जाने के लिए निकल जाता है और दूसरे वाले गांव पहुंचकर घर और ढाबे की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन बिहारी को कहीं ढाबा नहीं मिलता। तभी बिहारी को उस गांव का एक आदमी देख लेता है, तो वो बिहारी से कहता है, क्या हुआ भाई, तुम बहुत परेशान लग रहे हो और आज से पहले मैंने तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तुम इस गांव में नया आए हो क्या? हाँ काका, मैं इस गांव में नया आया हूँ। मेरा नाम बिहारी है और मैं बिहार से आया हूँ। मैं इस गांव में अपना ढाबा खोलने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से घर और ढाबे की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी घर या ढाबे नहीं मिला। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? देखो बेटा, ढाबा खोलने के मामले में मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो मेरे पास एक मकान खाली है। अगर तुम चाहो तो उस मकान पर किराए पर रह सकते हो। देखो काका, मैं तुम्हारे घर में रह लूँगा, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपने साथ ज़्यादा पैसे नहीं लाया हूँ। इस वजह से अगर तुम मुझे 1 महीने की मोहलत दोगे तो मैं तुम्हारा किराया और तुम्हारा एडवांस पैसे एक साथ ही चुका दूंगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं बहुत ईमानदार और बहुत सच्चा इंसान हूँ। अच्छा, ऐसे बात है क्या? देखो बेटा, ऐसी तो मैं अपनी घर में किसी को भी बिना किराए दिए नहीं रहने देता।
लेकिन तुम मुझे शक्ल से बहुत ईमानदार और सच्ची इंसान लग रही हो। इस वजह से मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ, ठीक है? तुम मेरे पीछे आओ, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। इतना सुनते ही बिहारी उस बूढ़े काका के पीछे पीछे उनके घर जाने लगता है और बिहारी को घर देखकर बूढ़े काका वहां से चले जाते हैं और फिर बिहारी खुश होकर खुद से बातें करने लगता है। अरे वाह वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस गांव में इतनी जल्दी रहने के लिए घर मिल जाएगा। बस अब मुझे ढाबा, इस गांव में एक छोटा मोटा सा ढाबा मिल जाए तो फिर मुझे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब अगर यहाँ खड़ा खड़ा खुद से ही बातें करता रहूँगा तो मुझे कभी ढाबा नहीं मिलेगा। चलता हूँ बाहर, देखते हैं कि कहीं मुझे कोई ढाबा किराए पे दे दे। इस तरह काफते ही बिहारी अपने घर से ढाबे की तलाश में बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर एक आदमी से उसका ढाबा किराए पर ले लेता है और अगले ही दिन से उस ढाबे पर अपना कढ़ाई चिकन तंदूरी बेचने लगता है और जोर जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को अपने ढाबे पर बुलाने लगता है। अरे ओ गांव वालों, कहाँ जा रहे हो भूखे पेट? इधर आओ, बिहारी लाल के ढाबा पर आओ। आज की कढ़ाई चिकन की खुशबू इतनी जबरदस्त है कि गली के कुत्ते भी वीआईपी लाइन में खड़े हैं। और ये तंदूरी चिकन एक बार खा लिया ना तो घर जाके बर्तन तक चाटने का मन करेगा। आओ भाई आओ, बिहारी का कढ़ाई चिकन तंदूरी खाओ। इतना सुनते ही बिहारी के ढाबे पर 2 लोग आते हैं और आकर बिहारी से कहते हैं, अरे भाई, ये तुम क्या बेच रहे हो आखिर? ये चिकन तंदूरी क्या होता है? आज से पहले तो हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और तुम कह रहे हो कि ये बिहारी स्टाइल चिकन तंदूरी है। आखिर उत्तराखंड में रहकर तुम बिहारी स्टाइल चिकन तंदूरी कैसे बना सकते हो? हाँ भाई, मैं तुम लोग को उत्तराखंड में रहने के बावजूद बिहारी स्टाइल का चिकन तंदूरी खिलाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि चिकन तंदूरी आखिर होता क्या है। लगता है इस गांव में मुझसे पहले किसी ने चिकन तंदूरी बेचा ही नहीं है। तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम लोग पहले मेरा चिकन तंदूरी खा के देखो, अगर तुम लोगों को मज़ा आया तभी मैं तुमसे पैसे लूँगा, नहीं तो तुम मुझे पैसे मत देना। तुम लोग मेरा यकीन मानो, अगर तुमने ये चिकन तंदूरी एक बार खाना तो तुम लोग मेरे ढाबे का रास्ता नहीं भूलोगे। अच्छा भाई, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो और चिकन तंदूरी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तुम एक काम करो, हम दोनों को 1-1 प्लेट चिकन तंदूरी दे दो। आखिर हम भी तो देखें ये चिकन तंदूरी खाने में लगता कैसा है। इतना सुनते ही बिहारी उन दोनों लोगों को चिकन तंदूरी खाने के लिए दे देता है और वो लोग बड़े चाव से उस चिकन तंदूरी को खाने लगते हैं। देखते ही देखते गांव के सारे लोग बिहारी के ढाबे पर उसका कढ़ाई चिकन तंदूरी खाने के लिए आ जाते हैं और इतना ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी बिहारी के ढाबे पर पहुंच जाते हैं, जिससे बिहारी का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है और वो खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है। एक तरफ बिहारी के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी, वहीं दूसरी तरफ किशोर के ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा था। इस वजह से किशोर अपने एक दोस्त से कहता है, अरे वरुण भाई, आखिर ये गांव के सारे लोग कहाँ चले गए? आज सुबह से ही ठेले पर कहीं भी नहीं आया है। आखिर क्या बात हो सकती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे किशोर भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या? हमारे गांव में कल बिहार से एक आदमी आया था और उसने आज ही हमारे गांव में अपना चिकन तंदूरी का ढाबा खोला है और उस आदमी का नाम बिहारी है। और तुझे तो पता ही है कि हमारे गांव में किसी को भी चिकन तंदूरी के बारे में नहीं पता है। इस वजह से गांव के सारे लोग बिहारी के ढाबे पर ही जा रहे हैं और हमारे ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो इसी बात का इंतजार था कि कोई हमारे गांव ढाबा खोले। तू एक काम कर, कुछ देर ढाबा संभाल, मैं अभी उस बिहारी से मिलकर आता हूँ और अब मुझे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतना कहकर किशोर वहां से चले जाता है और बिहारी के ढाबे पर पहुंचकर बिहारी से कहता है, अरे बिहारी भाई, ये तुमने क्या किया? मैं तुमसे भी पहले इस गांव में अपना चिकन पकौड़ी का ठेला लगाता था, लेकिन जब से तुमने इस गांव में अपना ढाबा खोला है तब से मेरे ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा है। अब तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं? क्या भाई, सच में मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम इस गांव में पहले से ही अपने चिकन पकौड़े का ठेला लगाते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं इस गांव में अपना चिकन तंदूरी का ढाबा नहीं खोलता। अब मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारा भी धंधा बहुत अच्छा चलेगा और मेरा भी धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा।
तुम्हें तो पता ही है कि चिकन तंदूरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक आदमी से ये सारी मेहनत नहीं हो पाती। हम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते? तुम भी मेरे साथ इस ढाबे पर ही काम पर लग जाओ। हम दोनों ही मिलकर इस ढाबे को संभालते हैं और जितना भी मुनाफा होगा वो हम आधा आधा बांट लिया करेंगे, जिससे तुम्हारे भी ग्राहक इसी ढाबे पर आएंगे और मेरे भी ग्राहक इसी ढाबे पर आएंगे, जिससे हम दोनों का ये मुनाफा बहुत ही अच्छा होने लगेगा। बोलो, क्या बोलते हो तुम? अरे बिहारी भाई, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही कहने आया था, क्योंकि तुम्हें भी पता ही है कि एक आदमी कोई भी धंधा नहीं संभाल पाता। इस वजह से मैं भी तुमसे यही बात करने आया था। ठीक है, मैं आज ही से तुम्हारे पास काम पर लग जाता हूँ। हम दोनों ही मिलकर इस ढाबे को संभालेंगे और जितना भी मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। वैसे भी तुम मुझे बहुत ही शरीफ इंसान लग रहे हो और मैं भी बहुत ही शरीफ हूँ, जिससे हम दोनों में कभी लड़ाई भी नहीं होगी। इतना कहते ही किशोर और बिहारी दोनों ही मिलकर उस ढाबे को संभालने लगते हैं और गर्मा गर्म चिकन तंदूरी बनाकर गांव के लोगों को खिलाने लगते हैं, जिससे पहले से भी ज्यादा ग्राहक किशोर और बिहारी के ढाबे पर आने लगते हैं, जिनसे उन दोनों का ही ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उन दोनों का मुनाफे भी बहुत ही ज्यादा होने लगता है और वो दोनों ही खुशी खुशी अपना अपना धंधा करने लगते हैं। ये कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर ढाबा था, जिस थाई के मालिक का नाम बिहारी सेठ था। बिहारी सेठ का ढाबा तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसका दिल बहुत ही छोटा था। उसे लोगों से ज्यादा अपने पैसों का लगी रहती थी। बिहारी सेठ के ढाबे पर एक किशोर नाम का आदमी काम किया करता था, जो कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चा इंसान था। एक दिन की बात है, बिहारी अपने ढाबे पर खड़ा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी बिहारी के ढाबे पर 2 ग्राहक आते हैं और वहां आकर बिहारी से कहते हैं, अरे बिहारी भाई, जल्दी से हम दोनों को एक प्लेट गर्मा गर्म मटन चावल लगा दो। हम लोग बहुत दूर से किशोर के हाथों का गर्मा गर्म मटन चावल खाने आए हैं। अरे हाँ हाँ भाई, तुम लोग जितने भी दूर से आओ, तुम लोगों को आना तो मेरे ही ढाबे पे पड़ेगा, क्योंकि पूरे गांव में एक मेरा ही तो एकलौता ढाबा है। तुम लोग कहीं जा नहीं सकते और मैं इतना अच्छा मटन चावल बनाता हूँ कि तुम लोगों को मजबूरी में मेरे ही पास आना पड़ेगा। हाँ बिहारी भाई, बताओ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक बात तो अब बाद में भी होती रहेगी। तुम जल्दी से हम दोनों लोगों को एक एक प्लेट मटन चावल लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना सुनते ही बिहारी सेठ उन दोनों को एक एक प्लेट मटन चावल दे देता है और वो लोग बड़ी चाव से उस मटन चावल को खाने लगते हैं। मटन चावल खाने के बाद वो लोग बिहारी सेठ से कहते हैं, अरे वाह बिहारी भाई, क्या मटन चावल खिलाया। हाँ, मटन चावल खाकर तो मजा ही आ गया। अब बताओ कि 2 प्लेट मटन चावल का कितना रुपए हुआ? हाँ भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा मटन चावल खाओगे तो घर जाकर मेरे ही गुन गाओगे। अब आ गया ना समझ में? और मेरे एक प्लेट मटन चावल का दाम 250 रुपए है। तुम दोनों ने 2 प्लेट मटन चावल खाया है, इस हिसाब से तुम दोनों के 500 रुपए हो गए। क्या बिहारी भाई, सुबह सुबह मजाक करने के लिए तुम्हें हम दोनों ही दिखे थे क्या? आखिर मटन चावल 250 रुपए कौन बेचता है? क्या तुम सोने के प्लेट में मटन चावल बेच रहे हो क्या, जो इतना महंगा है? देखो भाई, मैं तो अपना मटन चावल 250 रुपए ही प्लेट ही बेचता हूँ। अगर तुम लोगों को पता नहीं था तो तुम लोगों को मुझसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अब पूछ कर भी क्या फायदा, तुम लोग तो अब मटन चावल खा चुके। अब तो तुम लोगों को मुझे 500 रुपए देने ही होंगे। चलो अब देर मत करो, धंधे का वक्त है। जल्दी से अपना जेब खाली करो और यहाँ से निकलो। देखो बिहारी भाई, ये तो तुम बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हो। तुम तो हम गांव वालों को ही लूट रहे हो। आखिर तुम ही बताओ, हम खेती करने वाले अगर 500 रुपए प्लेट वाले मटन चावल खाएंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? 500 रुपए में तो हम 5 दिन पेट भर खाना खा सकते हैं। देखो भाई, अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मेरे ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम लोगों को अपने घर पर ही 500 रुपए में 5 दिन खाना खाना चाहिए था। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो गरीब होना आदमी है ना,
ये साला अपनी आदत से गरीब हो। देखो भाई, ऐसे ही सुबह से ही ढाबे पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए हैं। ऐसा ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम लोगों पर ही निकाल दूं और तुम दोनों की पुंगी बजा दूं। उससे पहले तो तुम दोनों मेरा सारा पैसा दे दो। इतना सुनते ही वो दोनों बिहारी सेठ को सारा पैसा दे देते हैं और वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। ऐसे ही बिहारी सेठ बहुत लालची था। वो हर दिन अपने ढाबे पर किसी न किसी से झगड़ा करता ही रहता था। फिर भी सारे लोग बिहारी के ढाबे पर आया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी कोई भी ढाबा नहीं था। इस वजह से सारे लोगों को बिहारी के ढाबे पर मजबूरी में आना पड़ता था और इसी बात का बिहारी सेठ पूरा फायदा उठा रहा था। एक दिन की बात है, जब ढाबा बंद हो रहा था तो किशोर बिहारी सेठ से कहता है, सेठ जी, कितने महीने हो गए आपने मेरी पगार अभी तक नहीं दी है, और जब भी मैं आपसे पगार मांगता हूं तो आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात टाल देते हैं। अब आप ही बताइए कि आप मेरी पगार कब देंगे। अरे किशोर, तुझे देख ही रहा है कि मेरा ढाबा अच्छा नहीं चल रहा है। सुबह से ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है और मेरा मुनाफा भी ज्यादा नहीं हो रहा है। अब तू ही बता, अगर मेरा ही मुनाफा नहीं होगा तो मैं तेरी पगार तुझे कहां से दूंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है तेरी पगार देने के लिए। तू अपनी पगार मुझसे बाद में ले लेना। सेठ जी, आपने ऐसा ही कह कहकर पिछले 3 महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। आप खुद ही बताइए, अगर आप 3 महीनों से मेरी पगार नहीं देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा और माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगा मैं तो देख रहा हूँ कि आपका ढाबा तो दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका ढाबा अच्छा नहीं चल रहा। आप मुझे सीधा सीधा बताइए कि आप मुझे मेरे पगार कब देंगे। किशोर, मैंने तुझसे एक बार कह दिया कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तभी मैं तेरी पगार तुझे दे पाऊंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए, और तू मुझसे इतनी अकड़ में बात क्यों कर रहा है। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि इस ढाबे पर जितने भी ग्राहक आते हैं वो तेरे हाथों के स्वाद की वजह से आते हैं। अगर तू ऐसा सोच रहा है तो तू बिल्कुल ही गलत सोच रहा है। इस ढाबे पर लोग तेरे हाथों के स्वाद से ज्यादा मेरे नाम सुनकर आते हैं। अगर तू ऐसा सोच रहा है तो मैं अभी तुझे अपने ढाबे से काम से निकालता हूं, और है जो तेरी 3 महीने की तनख्वाह बाकी है वो भी मैं तुझे नहीं दूंगा। देखते हैं कि तू मेरा क्या ही कर लेगा। साथ जी, मुझे पता था कि आप एक दिन मेरे साथ ऐसा जरूर करोगे। आखिर मैं आपसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे एक बात याद रखना। देखना, मैं एक दिन आपका ये ढाबा बंद करके ही रहूंगा, और जब तक मैं ये नहीं करूंगा कब तक मैं आपके ढाबे के आसपास भी नहीं दिखूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर किशोर बिहारी सेठ के ढाबे से गुस्से में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें करने लगता है। आखिर ये बिहारी सेठ खुद को समझता क्या है। भले ही मैं उसके यहाँ काम करता था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उसका नौकर हूँ। अब देखना कि मैं उस बिहारी सेठ को कैसा सबक सिखाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं कि बिहारी सेठ को उसकी गलती का एहसास हो जाए। मैं एक काम करता हूं, अपने एक ठेले पर मटन कीमा बेचना शुरू कर देता हूं। मेरा मटन चावल जब लोगों को इतना स्वादिष्ट लगता है तो मेरा मटन कीमा तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। हाँ, यही करता हूं। अभी घर चलते हैं और कल इसी जगह अपना मटन कीमा का ठेला लगाऊंगा। इतना कहकर किशोर वहां से चले जाता है और अगले दिन उसी जगह पर अपने गर्मा गर्म मटन कीमे का ठेला लगा देता है और जोर जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को अपने ठेले पर बुलाने लगता है। अरे आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म मटन कीमा खाकर जाओ और घर जाकर किशोर के ही गुण गाओ। स्वाद ऐसा कि मटन कीमे के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाओगे। आओ भाई आओ, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म मटन कीमा खाकर जाओ। मटन कीमे की खुशबू से 2 लोग किशोर के ठेले के पास आते हैं और वहां आकर किशोर से कहते हैं, अरे ये क्या किशोर भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तुम तो बिहारी सेठ के ढाबे पर मटन चावल बनाया करते थे ना, तो तुमने ये ना कैसे लगा लिया, और वो भी मटन कीमे का। और सच में मटन कीमे की खुशबू से तो दिल खुश हो गया। हाँ काका, मैंने अब उस बिहारी सेठ के यहाँ से काम छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जब भी उस बिहारी सेठ से अपनी पगार मांगा करता था
तो वो मुझे साफ मना कर देते थे या कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे। इस वजह से मैंने बिहारी सेठ के यहाँ से अपना काम छोड़ दिया और इस जगह पर मैं अब रोज़ अपना मटन कीमे का ठेला लगाया करूँगा और आप लोगों को बिल्कुल गर्मा गर्म मटन कीमा खिलाया करूँगा। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं उस बिहारी सेठ की तरह अपना मटन चावल 250 रुपये प्लेट बेचूंगा, बल्कि मैं तो अपना मटन कीमा सिर्फ 50 रुपये प्लेट ही बेचूंगा, जिससे कोई भी गरीब हो या अमीर कोई भी मेरा मटन कीमा खा सकता है। हाँ किशोर बेटा, ये तुमने बिल्कुल ही सही काम किया है जो तुमने उस बिहारी सेठ के यहाँ से अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि तुम जानते ही हो कि हम सारे लोग तुम्हारे हाथों का ही खाना खाने उस बिहारी सेठ के ढाबे पर जाया करते थे, नहीं तो हम में से कोई भी उस ढाबे पर नहीं जाए। और अब तुम जब यहाँ अपना ठेला लगा ही चुके हो, अब हम सारे लोग तुम्हारे ही ठेले पर आकर तुम्हारा गर्मा गर्म मटन कीमा खाया करेंगे। और तुम अपना मटन कीमा इतना सस्ता बेच रहे हो कि हम लोग तुम्हारे पास से 2-4 प्लेट तो ऐसे ही खा जाएंगे। अब तुम जल्दी से हम दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गरम मटन कीमा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है और तुम्हारा मटन कीमा देखकर लगता है कि तुमने बहुत ही स्वादिष्ट मटन कीमा बनाया है। इतना सुनते ही किशोर उन दोनों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मटन कीमा दे देता है और वो दोनों बड़े चाव से उस मटन कीमे को खाने लगते हैं। देखते ही देखते किशोर के ढाबे के आसपास के सारे लोग किशोर के ठेले के पास आ जाते हैं और वहां आकर किशोर का गर्मा गर्म मटन कीमा खाने लगते हैं और किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। किशोर ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मटन कीमे का धंधा इतना अच्छा चलेगा कि सुबह से शाम तक उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। सारे लोग दूर दूर से आकर किशोर के ठेले के पास मटन कीमा खाने लगते हैं, जिससे किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उसका मुनाफा भी बहुत ही ज्यादा होने लगता है और वो खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है। यहाँ एक तरफ किशोर का ठेला पूरा ग्राहकों से भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बिहारी सेठ का ठेला पूरा खाली पड़ गया था। कोई भी अब बिहारी सेठ के ढाबे पर उसका मटन चावल खाने नहीं आ रहा था, जिससे बिहारी सेठ बहुत ही परेशान होने लगता है और वो बहुत ही उदास हो जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। अरे ये क्या, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गांव के सारे लोग मेरे नाम से ज्यादा किशोर के हाथों के स्वाद की वजह से आते हैं। अब बोलकर क्या फायदा, मैंने तो किशोर के अपने ढाबे से धक्के मारकर निकाल दिया है और उसकी मजदूरी के मैंने पैसे भी नहीं दी है। अब तो वो मेरे ढाबे पर झांकने भी नहीं आएगा। अब लगता है मुझे ये अपना ढाबा बंद कर अपने गांव जाना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। अगर यहाँ रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा। चलता हूँ अपने घर, फिर बैग लेकर वहीं से अपने गांव के लिए रवाना हो जाता हूँ। इतना कहते ही बिहारी सेठ अपने ढाबे को वैसा ही छोड़कर वहां से दुखी होकर चले जाता है और अपना सारा सामान पैक कर उस गांव से निकल जाता है। और उस दिन के बाद से बिहारी सेठ उस गांव में कभी नहीं दिखता और ना ही कभी उस गांव में आता है। और वहीं दूसरी तरफ किशोर का ठेला पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी बहुत ही मशहूर हो गया था, जिससे किशोर के ठेले के पर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे किशोर खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है और किशोर का मुनाफा भी बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, जिससे वो अपना घर भी बहुत ही अच्छे से चलाने लगता है और वो खुशी खुशी अपना धंधा करने लगता है।